सबसे पहले आप तमाम मीडिया के साथियों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तुर्क लोगों की जानिब से, क्योंकि हमारे इश्यूज़ को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए और कंसर्न अथॉरिटी तक पहुँचाने के लिए आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कुल मिलाकर 3 इश्यूज़ रेज़ करने की कोशिश करूँगा और 3 अलग अलग एरियाज़ में। तो पहला एरिया है जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, दूसरा है हेल्थ केयर में और तीसरा जो है वो है एजुकेशन शिक्षा में। तो सबसे पहले तुर्क में मैं तो सरकार का धन्यवाद कहना चाहूँगा। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर बात करें तो तुर्क का जो नाइबा, जो कि एक बहुत पुराने नाइबात में से माना जाता पूरे लद्दाख में, सन 1974 में बना था, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना हुआ था। इसी साल नया इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होकर शिफ्ट हुआ, इसके लिए शुक्रगुजार करना चाहूँगा सरकार का। लेकिन इसके साथ अपग्रेडेशन तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है, मैं ज़रूरी समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के साथ साथ सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है एक नाइबात की प्रॉपर फंक्शनिंग, इसकी प्रोसेसेस और मैकेनिज़्म में इम्प्रूवमेंट हो। इससे पहले 2024 में तुर्क में हमने नाइबात में ये देखा गया था, काफ़ी लोगों की ये भी इश्यूज़ और शिकायत आ रहे थे कि जो वहाँ पे पटवारी है उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो तुर्क एरिया जिसमें लगभग 804 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है जो पाकिस्तान से कैप्चर किया गया था, और इसमें थंग से लेकर चुलोथा तक के जो गाँव आते हैं और तेबे नाला भी आते हैं। तो एक पटवारी के लिए मुश्किल होता था इतना वास्ट जोग्राफिकली डिफ़िकल्ट एरिया को कैटर करना। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया था यहाँ पे डीसी साहब को कि तुर्क में पटवारी के 2 हल्का किया जाए। जो तक्सी वाला एरिया है उसके लिए एक पटवारी का हल्का बनना चाहिए। तो इस एप्लीकेशन जो दिया था इस पे ACR साहब ने मार्क भी किया था, लेकिन आज 1 साल होने को है, लेकिन इस पे अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये काम कहाँ तक पहुँचा है, कि वाकई में एक अलग से पटवारी हल्का होगा कि नहीं होगा। हालांकि तुर्क एक पटवारी हल्का तो छोड़ दीजिए सेपरेट करने का, एक तहसील या सब डिवीज़न डिज़र्व करता है, और सब डिवीज़न की मांग तुर्क की आज की बात नहीं है, पिछले 2-3 साल हमने इस मुद्दे को बार बार उठाया। ये जो न्यू डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनने से पहले, लद्दाख को डिस्ट्रिक्ट घोषणा करने से पहले नुब्रा को, हमने तुर्क की नाइबात को अपग्रेड करके सब डिवीज़न और तहसील करने की मांग किया था। जब न्यू डिस्ट्रिक्ट कमेटी आए तो उससे हमारी उम्मीद तो बढ़ा है, लेकिन उसमें भी हमें जो लगता है कि तुर्क की जो नाइबात को अपग्रेड करके सब डिवीज़न होना चाहिए, क्योंकि 804 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, पाकिस्तान से कैप्चर्ड, कई इसमें गाँव आते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। इस तरह की बॉर्डर जो एरिया है, सेंसिटिव एरिया, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इम्प्रूवमेंट हो। अगर नुब्रा डिस्ट्रिक्ट होता है तो तुर्क के लिए सब डिवीज़न जो है वो डिज़र्व करता है कई बुनियाद पर, चाहे पॉपुलेशन के क्राइटेरिया को देखा जाए, चाहे एरिया की क्राइटेरिया को देखा जाए, चाहे वहाँ की सेंसिटिविटी बॉर्डर रीजन की अगर बात करें, चाहे डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहे, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का एक हिस्सा है वो छोरबट का। तो इस तमाम हिस्सों से तुर्क जो नाइबात है उसकी अपग्रेडेशन टू सब डिवीज़न या तहसील तो होना ही चाहिए। हमें उम्मीद है कि न्यू डिस्ट्रिक्ट कमेटी इसको कंसिडर करेगा। हमारे ने जो मेमोरेंडम हमने सबमिट किया है, जो पूरा लोगों के कंसर्न और ग्रीवेंसेस से जो रिपोर्ट बनाए गए थे, हमें उम्मीद है कि एक सब डिवीज़न तो तुर्क बनना ही चाहिए और बनेगा भी। एक तो ये है। दूसरा जो मुद्दा है वो है तुर्क की PHC को लेकर। इससे पहले तुर्क की PHC में 4 डॉक्टर्स हुआ करते थे, तो ये बहुत आसान होता था PHC में कि अगर एक डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो दूसरा होते थे, दूसरा नहीं तो तीसरा अवेलेबल होते थे। लेकिन आज तुर्क PHC में तुर्क PHC जो वो सिर्फ तुर्क गाँव को कैटर नहीं करता, बल्कि चुलुंखा को, पचाथंग को और थंग को, टैक्सी को, और टैक्सी में 3-4 गाँव को कैटर करता है। तो उस हिसाब से उसमें काफ़ी वर्कलोड ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्टर आज है, और उस डॉक्टर को अगर छुट्टी पे जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल बिल्कुल नहीं होता, जिससे इन पब्लिक को बहुत तकलीफ़ होते हैं। तो एक तो ये है कि जो डॉक्टर की नंबर पहले 4 था, ऐसा क्या हुआ कि वो आज एक डॉक्टर है, और उस डॉक्टर के पास भी मतलब छुट्टी जाने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि दूसरा डॉक्टर नहीं, अगर जाते हैं तो बिल्कुल PHC जो है वो सफ़र होता है। तो सरकार से सवाल यही है कि 4 डॉक्टर से एक कैसे हुआ? अगर लद्दाख तरक्की किया यूटी के बाद, लद्दाख अगर डेवलपमेंट हुआ तो दूर दराज के गाँव में डॉक्टर की संख्या कैसे कम हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर की जो नंबर बढ़ा देंगे, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वहाँ पे तुर्क एक बैकवर्ड एरिया है, और मैं खुद इस एरिया से हूँ, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी कि वीमेन के जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के इश्यूज़ बहुत है। तो वहाँ पे जो कि वीमेन बहुत ऑप्रेस्ड है, ये ले की तरह दूसरे जगहों की तरह नहीं है वहाँ पे, जहाँ पे वीमेन एक लेवल ऑफ फ्रीडम या डिग्री ऑफ पावर एंजॉय करते हैं। तुर्क में अभी भी वीमेन दे आर द मोस्ट सेपरेस्ट कम्युनिटी, तो उनके लिए गायनोकोलॉजिस्ट का होना बहुत ही ज़रूरी। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा
एक डॉक्टर की जगह आप 3 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, लेकिन एक गायनोकोलॉजिस्ट वहाँ पे परमानेंट होना चाहिए। एक दूसरा, वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ एक ही है। तो हाल ही में मैं जब गया था पीएचसी में, और हमारे खुद घर से पेशेंट गए थे मेरे दादी के रूप में, और कई पेशेंट देखा तो एक नर्स पे बहुत लोड पड़ रहा था। तो इंसानियत के दृष्टिकोण से एक नर्स जिसका इतना ज़्यादा मतलब लोड पड़ रहा, वो हमें भी लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 2-3 नर्स होना चाहिए और भी स्टाफ होना चाहिए, जिससे एक ही स्टाफ के ऊपर इतना प्रेशर ना पड़े। एक दूसरा, तुर्त में पोर्टेबल एक्सरे है, और पोर्टेबल एक्सरे में मैं आपको बता दूं, स्कल का एक्सरे नहीं होता और स्पाइन का नहीं होता। हालांकि वहाँ पे अभी सरकार ने एक्सरे प्लांट भी जो कि स्कल और स्पाइन का हो सकता है, होता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ने अभी तक उसको चालू क्यों नहीं किया गया। तुर्त में हालांकि एक्सरे का टेक्नीशियन भी है, पोर्टेबल एक्सरे का, लेकिन सरकार की जानिब से अभी उस प्लांट को हैंड ओवर नहीं किया है, या क्यों नहीं शुरू हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए सरकार से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि तुर्त का जो एक्सरे प्लांट है वो चालू होना चाहिए, जिससे लोगों को स्पाइन और स्कल जैसे एक्सरे होने की फैसिलिटीज़ मिले। ये था हेल्थ केयर में। और लास्ट जो मुद्दा है वो है शिक्षा में। शिक्षा में अगर पूरे लेह डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन द गवर्नमेंट स्कूल आर द हाईएस्ट लेह डिस्ट्रिक्ट में, और आज वहाँ पे भी सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पे। और लगातार मैंने पिछले कई दर्शों देखा आज काफ़ी अलार्मिंग रेट पे स्टूडेंट जो है वो शिफ्ट हो रहा है प्राइवेट स्कूल्स में तुर्तुक से। तो मुझे जो लगता है कि जब मैंने उसका रूट कॉज जानने की कोशिश किया, तो एक तो वहाँ पे लैक ऑफ प्रॉपर टीचिंग फैकल्टीज़ है, यानी कि जैसे 6-7 स्टैंडर्ड और हायर सेकेंडरी में प्रॉपर साइंस के टीचर नहीं जिनका बैकग्राउंड बीएससी होना चाहिए था, मैथमेटिक्स इस तरह के टीचर्स अवेलेबल नहीं है सरकारी स्कूल में। और सबसे आश्चर्य की बात तब हुआ जब वहाँ पे अरेबिक टीचर्स का पोस्ट ही नहीं है किसी भी स्कूल में, सिवाय तुर्तुक हाई सेकेंडरी को छोड़कर। बोगदांग की अगर प्राइमरी मिडिल स्कूल, गुनेस्तांग, किलखोर और चंगमार की अगर बात करो, प्राइमरी स्कूल में भी करें तो वहाँ पे आर्मी क्षमा के वहाँ पे अरेबिक टीचर का पोस्ट बिल्कुल है ही नहीं। और ठीक से जैसे हाई स्कूल में जहाँ पे अरेबिक पढ़ने वाले स्टूडेंट ही नहीं है, बिस्किट हाई सेकेंडरी में अरेबिक पढ़ने वाले स्टूडेंट ही नहीं, वहाँ पे अरेबिक टीचर का पोस्ट है। तो लिहाजा मैं सरकार से ये सवाल करना चाहूँगा, अगर तुर्तुक में जहाँ पे अरेबिक पढ़ने वाले इतने स्टूडेंट हैं, हाईएस्ट नंबर इनरोलमेंट है, तो वहाँ पे अरेबिक टीचर का पोस्ट क्यों नहीं है, क्यों खाली है? एक अगर अभी टेम्परेरी बेसिस पे, ताकि वो स्टूडेंट सफ़र ना हो जाए, क्योंकि अरेबिक जो है वो तुर्तुक एरिया में धार्मिक दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा मैं कि अरेबिक इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और इस इंटरनेशनल लैंग्वेज की अहमियत गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग हमारे देश से जाते हैं बिज़नेस करने के लिए। और जिस तरह से लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट की हालत है, उसको देखकर मुझे लगता है भविष्य में हमारे लड़कों को भी दुबई जैसे, यूएई जैसे जगहों पे रोज़गार के लिए माइग्रेट होना पड़ेगा। तो अरेबिक जो है सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो सरकार के सवाल यही करना चाहूँगा, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट इशू को आपने सोल्व नहीं किया हो, लेकिन कम से कम जो लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, और वहाँ पे बच्चे हैं तो टीचर होना चाहिए। एक दूसरा, ठीक से, और जिसके दोनों में बिल्कुल बच्चे ही नहीं है अरेबिक के, तो वहाँ पे पोस्ट है। तो कम से कम अगर नया पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो कम से कम वो जो पोस्ट है यहाँ पे जिसका कोई यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, उसका शिफ्टिंग होना चाहिए तुर्तुक में। एक तो ये। दूसरा, तुर्तुक में एक और लास्ट पॉइंट जो छूट गया एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे कई गाँव में जिसमें तेबे नाला जो आता है वो आज तक रेवेन्यू विलेज के तौर पर डिक्लेयर नहीं किया गया। तो मैं सरकार से ये भी अपील करना चाहूँगा, तो उस गांव को एक तेबे नाला को, दूसरा गराडी को रेवेन्यू विलेज का दर्जा मिलना चाहिए, और बोगदांग छुथांग को भी। तो यही मुद्दे थे। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, आप लोग आए और हमारी इस इशू को लोगों तक पहुंचाने में और कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचने में मीडिया जिसे 4th पिलर और डेमोक्रेसी कहते हैं उसको साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका कंसर्न एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है जो अभी इस प्रकार की इस काउंसिल में ईसी को पोस्ट करती है, तो उनको ये इश्यूज के बारे में पता है और उनका क्या कहना है? मुझे जो लगता है कि उनको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो आज मैं इशू रेस कर रहा हूँ। आप मीडिया में भी चेक करें तो पिछले 2-3 साल से लगातार ये मुद्दे हमने रेस कर रहे हैं, और हम सिर्फ इशू रेस करने के लिए, क्योंकि सिर्फ एक पॉलिटिकली कुर्सी पे तो इसलिए नहीं कर रहे, हम जेन्युइनली चाहते हैं कि इशू रिजॉल्व हो जाए। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये एप्लीकेशन मेरे पास है 2024 का, और ये जब पटवारी हल्का क्रिएशन करने का, हमारे इसी से आप बखूबी जानते हैं, हमसे सीनियर है हमारे काउंसिलर, और हमसे ज़्यादा तुर्तुक के बारे में, तुर्तुक के कंसर्न्स के बारे में जानते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इन सब जानने के बावजूद उनका अटेंशन उस जानिब क्यों नहीं जा रहा।
है ना, ये बहुत दुख की बात है क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंटेटिव है हमारे इलाके का। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ उनसे कि वो सब्सिडी की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने में अपना वक्त लगाए, वो बहुत ही आसान सी चीज़ है। और मैं मीडिया के सामने ये भी कहना चाहता हूँ, सोलर जाली मैं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैंने भी किया है। तो मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। जो बड़े इशूज़ है जो कि पब्लिक के फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी शिक्षा, एजुकेशन, जो हमारी हेल्थ है, जो कि डेली बेसिस पे हम सफ़र कर रहे हैं। हमें उस दिशा में सोचने की ज़रूरत है और सवाल करने की ज़रूरत है। मैं चूँकि वहाँ एरिया में बहुत सवाल करने वाले कम हैं क्योंकि सरकार से डरते भी और प्रेशराइज़ करते हैं। मैं उन मीडिया कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना प्रेशराइज़ करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर मेरी बात पे किसी ने लाइक किया तो वो तक भी नोटिस करते। तो मैं जानता हूँ कि आम पब्लिक को ये इश्यूज़ रेस करना, हालांकि हमारे जो नंबरदार गोपा भी वो भी डरते हैं, रेस करना मुश्किल होता होगा। तो मुझे जैसे एक युवा के लिए मुझे लगता है जिम्मेवारी कि इन इश्यूज़ को उठाएं और हमारे इसी हिसाब से उम्मीद करता हूं कि वो इन इश्यूज़ को कम से कम, अगर फुलफ़िल भी नहीं होता तो एफ़र्ट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आते हैं तो हम एफ़र्ट को तो ज़रूर उनकी अप्रिशिएट भी करेंगे और आभारी भी होंगे। अभी आपने बोला कि जो सपोर्ट करते हैं, जो इश्यूज उठाते हैं, उन पर प्रेशराइज हो रहा है, तो प्रेशराइज कहाँ से हो रहा है, कौन पॉलिटिकल? इसका एग्जैक्टली मैं प्रमाण नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि इस इशू पे हम इशू मुझे डायरेक्टली आके बोलते हैं, जैसे कि वहाँ पे एसपीओस का इशूज़ है और भी बहुत सारे जो अभी जितने भी इश्यूज़ किए वो मैं बहुत लोगों से पता करता हूँ। तो वो लोग कहते हैं हम इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि हमें कई बार या तो हमारी सब्सिडी रोका जाता है। इसमें से एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, हमारी एक तुर्तुक के पोलो प्लेयर का, जिसने व्हाट्सएप ग्रुप में, या हो सकता है मेरे कोई चीज़ लाइक किया, या पॉलिटिकली उनसे एग्री नहीं करते हो, उनका पोलो का सब्सिडी रोका गया। बहुत से लोगों को ये चीज़ें नोटिस करके उनके जाली और सोलर सब्सिडी रोका जाता है। इसका प्रमाण है, मैं प्रमाण दे सकता हूँ आने वाले टाइम में। तो मेरे कहने का मतलब है पॉलिटिकल एक प्रेशर है, जहाँ पे आवाज़ जब लद्दाख के बारे में उठाएं, या चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में, चाहे वो 6 शेड्यूल के बारे में, चाहे वो लोकल इश्यूज़ के बारे में, तो क्लियरली पॉलिटिकल प्रेशर है। और ऐसा मुझे बहुत लोग आके पर्सनली बोलते हैं, तब जाके मैं मजबूर हो जाता हूँ कि मीडिया के सामने आके इन इश्यूज़ को उठाऊँ।